माना जिंदगी है 4 दिन की, माना जिंदगी है 4 दिन की, पर बहुत होते हैं यारो ये 4 दिन भी। बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर सेकंड केमिकल एनर्जीज एंड रेडियो केमिस्ट्री के वो सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज देख लेते हैं जो इस साल पेपर में आने वाले हैं। नोटबुक पेन साथ लेके बैठे, जो क्वेश्चन लिखवा रहा हूं उनको हाथों हाथ लिखते रहें और उन्हीं क्वेश्चन को ऐसे तैयार करो कि अगर उन क्वेश्चन के जैसा कोई दूसरा क्वेश्चन भी फंस जाए ना तो आप कर दो। ऐसी तैयारी होनी चाहिए आप लोगों की। यूनिट बाय यूनिट मैं क्वेश्चन लिखवाने वाला हूं और सबने थ्योरी पढ़ रखी है तो यूनिट का नाम भी सबको याद होना चाहिए। 8 यूनिट है इस वाली बुक में, ठीक है, और पर इस वाली बुक की पर यूनिट आपको याद होनी चाहिए, तब मजा आएगा ये क्वेश्चन करने के। चलिए साहब क्वेश्चन मैं पहले लिखवा दूं, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक मैं ले रहा हूं भैया फर्स्ट यूनिट से, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट से। आपने पढ़ा होगा, अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा पढ़ा नहीं पढ़ा है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस चैप्टर की जड़ है। जिसने ये टॉपिक नहीं पढ़ा ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो उसने कुछ नहीं पढ़ा इस चैप्टर में। अच्छा जरा एक ऐसी लाइन बताओ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जिसमें आपको लिख के आओ तो 4 नंबर मिल जाए। देखो एक लाइन मैं बताता हूं, ध्यान देना उस लाइन पे। टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, ठीक है। और भी इसके अनेक कथन आते हैं, अनेक मान्यताएं होती हैं इस नियम के बारे में, लेकिन ये बेस्ट लाइन होती है। लिख के आना बढ़िया करके इस लाइन को। फिलहाल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इतना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक नहीं है और मैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक करवाने वाला हूं जो इस साल पेपर में आने वाले हैं। चलिए साहब मैं पहला टॉपिक पकड़ लेता हूं। पहला टॉपिक मेरे पास होने वाला है मेरे दोस्त जूल। अरे सर ये तो जूल है, नोट झूल, जूल, ठीक है। थॉमसन कोफिशिएंट, जूल थॉमसन, ठीक है सर। कॉफी, ठीक है, कॉफी, कॉफी मत पियो है भाई, कोफिशिएंट, ओके सर, ओके ओके, कोफिशिएंट। बेटा ये पढ़ लेना, बहुत ही मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मैं एक जमाने से पढ़ाता आ रहा हूँ इसके बारे में। प्रीवियस पेपर जब बीएससी 3rd ईयर था ना तो बीएससी 3rd ईयर में इसको हम फिजिकल केमिस्ट्री के नाम से जानते थे और आज भी ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आती है, लेकिन अब सेमेस्टर वाइज कर दिया गया तो चैप्टर वाइज चैप्टर सब मिला दिए गए हैं, ठीक है। तो ये बहुत बार पेपर में पूछा गया इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका एक भैया है जो इससे बड़ा है और ये तो भैया हर साल पेपर में आता है, इसकी तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, लिख के ले लो आप बेटे, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ। हैसेस लो, ठीक है, अगर ये ना आया तो पेपर में कुछ ना आया। हैसेस, ठीक है, हैसेस लो, इस पे ध्यान देना बेटे। हैसेस लॉ ऑफ हीट सबमिशन। अच्छा ये बताओ बेटे इंग्लिश में समझ में आ रहा है या हिंदी में लिखवाऊं इसको, क्योंकि अधिकांश बच्चे हिंदी मीडियम वाले ही पढ़ रहे हैं लगभग, तो चलो कोई बात नहीं है, इतनी तो इंग्लिश समझ जाते हो यार। ये टॉपिक बाय टॉपिक है, क्या हो रहा है। हैसेस लॉ ऑफ हीट सबमिशन एंड इट्स एप्लीकेशन, इसका यूज पढ़ लेना है आपको, ठीक है। पर भैया ये पेपर में आगा, हैसेस लॉ इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, जैसे तैसे करके इसको याद कर लेना। और जब पेपर देकर आओगे ना तो देखना ये क्वेश्चन आपको रखवा मिलेगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए साहब एक लोग क्वेश्चन तो पक्का हो गया हमारा ये कि ये सर आ गया है और यही हमें बढ़िया करके प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं इस यूनिट का ले रहा हूँ, किरचॉफ के नियम। पढ़ा ना बेटे आपने, किरचॉफ के नियम। अरे सर ये तो किरचॉफ होता है वो वाला नहीं, हाई स्कूल वाला, ये किरचॉफ इक्वेशन होती है, ठीक है। क्या होता है बेटा, ये किरचॉफ इक्वेशन होती है, ये किरचॉफ लॉ भी बोलते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, किरचॉफ इक्वेशन होती है ये पढ़ लेना किरचॉफ इक्वेशन। तो इस यूनिट के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे, बढ़िया करके इनको प्रिपेयर करना है। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, देखिए आपने एंथैल्पी की परिभाषा याद करी होगी या नहीं करी होगी? आपने एंथैल्पी की परिभाषा याद करी है, इंटरनल एनर्जी की परिभाषा याद करी है, दोनों में रिलेशन याद करा है, ठीक है। आपने हीट कैपेसिटी पढ़ी है, हीट कैपेसिटी में क्या होता है, एक होती है स्थिर आयतन पर हीट कैपेसिटी और एक होती है स्थिर दाब पर हीट कैपेसिटी। एक को शो करते हैं हम सीपी से बेटे, एक को शो करते हैं सीबी से और एक को शो करते हैं हम सीपी से। अच्छा ये बताओ इन दोनों में से कौन बड़ा? यार मैं आपको ये वाले यूनिट नहीं पढ़ा पाया, ये वाले चैप्टर में यार सेकंड बुक आपको नहीं पढ़ा पाया, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपकी बुक है, जो ये सेकंड बुक है हमारी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है यार, ठीक है। इसमें टाइम नहीं मिल पाया जिसकी वजह से नहीं पढ़ा पाया मैं चीज को। ये बताइए जरा सीपी और सीबी में से कौन सा बड़ा होगा, बताओ जरा बेटे। सीपी बड़ा होता है, सीबी छोटा होता है, क्योंकि स्थिर आयतन पे जितनी भी एनर्जी आप किसी पदार्थ को या फिर किसी सिस्टम को देते हो वो सबके साथ उसकी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, वर्क जो है हमारा 0 होता है। लेकिन सीपी पर अगर आप स्थिर दाब पर किसी भी सिस्टम को एनर्जी देते हो
तो वो दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक तो किए गए कार्य में और दूसरा जो होता है उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में। इसका मतलब है सीपी जो होता है वो सीबी से बड़ा होता है। पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सीपी जो होता है वो सीबी से बड़ा होता है, क्यों? लेकिन इतना मोस्टली इंपोर्टेंट नहीं है, मैंने लिया नहीं है इस क्वेश्चन को। पर भैया ये हैश लॉ इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? पढ़ लेना यार इसको थ्योरी बढ़िया करके। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 4 में यूनिट सेकंड से ले रहा हूं। यूनिट सेकंड का नाम क्या है? थर्मोडायनेमिक सेकंड। भैया कार्नोट साइकिल मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है? कार्नोट साइकिल मेरे दोस्त मैंने पढ़ा रखा है, उस पर लिखा हुआ होगा, थंबनेल पे जाना कार्नोट साइकिल या डाल देना कार्नोट साइकिल बाय साइनेसर, अपने आप आ जाएगा ऊपर, ठीक है? ये पढ़ लेना, बिल्कुल हिंदी में है, बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में, कार्नोट साइकिल को, ठीक है? ये सेकंड यूनिट का है, ठीक है? कार्नोट साइकिल, ओके, कार्नोट साइकिल बहुत बढ़िया टॉपिक है। कार्नोट साइकिल एंड इट्स इफिशियंसी, इसकी दक्षता का जो फॉर्मूला आता है कैसे ड्राइव करोगे। अरे बड़ा मजा आता पढ़ने में इसको यार, इतना मजा आएगा ना पढ़ने में इसको, बहुत ज़्यादा आप लोगों को। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 5 सर और ले लो। अच्छा पढ़ा बेटा आपने गिब्स एंड हेल्महोल्ट्ज़, गिब्स एंड हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन, पढ़ लेना इसको भी, गिब्स, ठीक है? ये भी बहुत बार पेपर में आया हुआ, गिब्स एंड हेल्म, ठीक है? हेम बोल देते हैं इसको, हेल्म या हेम बोल दो, होल्टस, ठीक है? होल्टस, ठीक है? फंक्शन FUNCTION। अरे यार ये बहुत इजी चैप्टर है, तुम जब पढ़ोगे ना मॉडल से तो तुम्हें डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन अगर मैं पढ़ाता ना इन चैप्टर को तो बहुत इजी होते हैं यार ये, लेकिन मैं पढ़ा नहीं पाया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। 4, 5, 6 नंबर जो मेरे पास है कार्नोट साइकिल हो गया है, गिब्स एंड हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शंस हो गए हैं, ठीक है? अब एक क्वेश्चन 6 है, ध्यान देना, नेरनस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी इसी यूनिट में आता है, तो नेरनस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ लेना बेटे आप, नेरनस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, एक्वेशन नहीं है, कभी सोचोगे यार ये नेरनस एक्वेशन है, ये नेरनस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है, ठीक है? नेरनस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जिन्होंने नहीं पढ़ा होता है कि आ गई नेरनस, आ गया भैया नेरनस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, और पेल का आ रहा है नेरनस एक्वेशन, क्योंकि नेरनस एक्वेशन हाई स्कूल की है, वो सबको याद होती है, और जहाँ नेरनस का नाम आया ले भैया हाई स्कूल, उसका 12th क्लास का होता है टॉपिक, नेरनस एक्वेशन पढ़ी होगी आप लोगों ने, वो घूंस दिया जबरदस्ती, है नहीं है? तो नेरनस डिस्ट्रीब्यूशन लो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास और है बेटा, ये फर्स्ट यूनिट के हैं, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट के, याद कर लो ठीक से, और ये सेकेंड यूनिट के 3 क्वेश्चन लिए हैं मैंने थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड के, और जो मेरे पास थर्ड यूनिट आती है वो आती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। भैया इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से यार एक शॉर्ट क्वेश्चन पक्का आएगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन पक्का फंसेगा, इसको कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। ये जो मेरे पास ट्रांसपोर्ट नंबर होते हैं ना, ये जो मेरे पास ट्रांसपोर्ट नंबर होते हैं भैया, ये पढ़ लेना यार आप, ट्रांसपोर्ट नंबर। अब ये कोई ट्रक वाला हिसाब नहीं है, बस वाला हिसाब नहीं है कि हम ट्रांसपोर्ट करते फिर रहे हैं कार बसों को, यहाँ ट्रांसपोर्ट तो होता है लेकिन आयनों के द्वारा ट्रांसफर होता है विद्युत धारा का। यार ये तो पता है हमें कि अगर कोई विद्युत भट्टे है तो उसमें विद्युत धारा आयनों के कारण प्रवाहित होती है, लेकिन कौन सा आयन कितनी विद्युत धारा लेकर जाएगा वो होता है ट्रांसपोर्ट नंबर, यानी कि धारा का वह अंश जिसे बिलियन में कोई आयन लेकर जाता है ट्रांसपोर्ट नंबर कहलाता है। और ट्रांसपोर्ट नंबर निकालने के 2 मेथड होते हैं, एक होता है हिटार्प मेथड और दूसरा होता है मूविंग बाउंड्री मेथड। और मूविंग बाउंड्री मेथड भैया इस साल पक्का आने वाला क्वेश्चन है, इसे कोई रोक नहीं सकता। मूविंग बाउंड्री मेथड, ठीक है? ध्यान देना, ट्रांसपोर्ट नंबर के 2 मेथड हैं, एक है हमारा हिटोर्फ गलत हो गया, हिटोर्फ, ठीक है बेटा, हिटोर्फ मेथड है एक हमारा, हिटोर्फ मेथड है, ठीक है? ये पढ़ लेना है ट्रांसपोर्ट नंबर का। और दूसरा मेथड जो है बेटे मेरे पास वो है मूविंग, ठीक है सर, मूविंग बाउंड्री मेथड, मूविंग बाउंड्री मेथड, दोनों के चित्र हैं इनके, मूविंग बाउंड्री मेथड। तो बेटे मूविंग बाउंड्री मेथड आप छोड़ना मत और इसको पढ़ना मत। हिटार्प मेथड को मर्जी है आपकी, चारों तो पढ़ सकते हो, चारों तो छोड़ सकते हो, इतना मोस्टली नहीं है, पर भैया ये मूविंग बाउंड्री मेथड इस बार पक्का का शॉर्ट क्वेश्चन है, नोट कर लो आप। एक क्वेश्चन लॉन्ग में ये फंस गया, एक क्वेश्चन बाउंड्री ये वाला मूविंग बाउंड्री मेथड फंस गया, 2 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे पास जो पेपर में आपको रखे हुए मिलेंगे। चलिए साहब एक क्वेश्चन और 7 के बाद मैं 8वां क्वेश्चन और ले रहा हूं, इसी का ही है, डरना मत, इसी का ही है। अभी तो ये ट्रांसपोर्ट नंबर एक ही हुआ है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो, ठीक है? ओस्टवाल्ड्स कर सकते हो आप, डाइल्यूशन
डाइल्यूशन लो। डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है बेटा, ये वितरण नियम होता है और ये होता है तनुता का नियम, ओस्टवाल्ड की तनुता का नियम बोलते हैं इसको। डाइल्यूशन लो, ठीक है, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, बहुत मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपसे, याद है ना ये। अरे अच्छा ये बताओ ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिसने अब तक पूरी बुक पढ़ रखी है ये वाली और ये पता नहीं है कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नहीं पढ़ी है ना। अब कुछ तो ऐसे बच्चे हैं, सही बता रहा हूँ मैं, ये बात लिख के ले लो आप, कुछ तो ऐसे बच्चे हैं जो इन क्वेश्चन को देख के अब तैयारी शुरू कर देंगे कि यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ला यार जल्दी जल्दी ये पढ़ लूँ, यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ला जल्दी जल्दी ये पढ़ लूँ। कुछ तो ऐसे भी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी बहुत समय से पहले से पढ़ते आ रहे हैं बेचारे, और उनको होती है खतरनाक वाली नॉलेज कि यार हाँ हमने ये टॉपिक पढ़े थे, हमने जब पढ़ा था ये किसी समय, और आज भी तब का अब भी याद है कि यार हमने ये टॉपिक पढ़ा था, लेकिन उस समय की पढ़ाइयाँ थोड़ी अलग हुआ करती थी, मोबाइल थे नहीं, डायरेक्टली क्या होता था किताबों के जरिए पढ़ते थे भैया, समझ गए, ट्यूशन में बहुत पढ़ी हमने इन चीज़ों की। तो ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 मेरे पास, चलिए साहब एक क्वेश्चन और है बेटा, ट्रांसपोर्ट नंबर 7वां 8वां क्वेश्चन जो है ना, 8वां टॉपिक मेरे पास, 7वां टॉपिक ये रहा, 8वां टॉपिक मेरे पास ये रहा, एक नवा टॉपिक और रहा जो मंद मंद मुस्कुरा गया। आपने ये 12th क्लास में पढ़ रखा, ठीक है, 12th क्लास में आपने पढ़ रखा कोल राउस का नियम, कोल राउस RAUSCH, कोल राउस लो, कोल राउस लो, ठीक है बेटा, पढ़ा नहीं पढ़ा ये बताओ जरा, कोल राउस लो एंड इट्स यूजेस मतलब एप्लीकेशन, ठीक है, चलो मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, कभी यार तुम सोचोगे सर से यार यूजेस भी लिखना नहीं आए, एप्लीकेशन, ठीक है, चलिए साहब एप्लीकेशन, इसके यूज़ क्या क्या होंगे, ठीक है, इसके ध्यान देना बेटा, इसके यूज़ क्या कहाँ करोगे आप, ठीक है। तो कोल राउस लो एंड इट्स एप्लीकेशन, तो बेटा इसके एप्लीकेशन पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत ज़रूरी होता है, 6 एप्लीकेशन होते हैं कोल राउस के नियम के, और 6 में से कोई भी आपसे 1 या 2 पूछ सकता है, घबराना मत। वैसे तो देखो ध्यान देना, ट्रांसपोर्ट नंबर से यही पक्का फंसने वाला है, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में निकाल दिया तो कोल राउस का नियम निकाल सकता है या ओसवाल्ड का। कितने क्वेश्चन हो गए मेरे पास, 9 क्वेश्चन हो गए मेरे पास, यूनिट खत्म हो गई। 3rd यूनिट जो आती है, केवल मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं 4th यूनिट के, ये कौन सी थी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और 4th यूनिट है आयनिक एक्विलिब्रियम, ठीक है। 4th यूनिट का नाम याद कर लो ठीक से, आयनिक एक्विलिब्रियम लिख लो ऊपर कि आयनिक एक्विलिब्रियम के ये 2 क्वेश्चन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, 9। और मेरे पास 10वां क्वेश्चन बेटे आयनिक एक्विलिब्रियम का बफर सॉल्यूशन, बढ़िया करके पढ़ के जाना है इसको, ठीक है, बफर सॉल्यूशन, ठीक है सर, बफर सॉल्यूशन पढ़ के जाना बेटा, पढ़ा भी होगा आपने 11th क्लास में बफर सॉल्यूशन, कोई दिक्कत ना पढ़ा है तो कोई दिक्कत ना है, ये आप पढ़ लेना। हेंडरसन, ठीक है, हेंडरसन हेजल, ठीक है, हेंडरसन हेजल थ्योरी बोल दो चलो उसको यार, हेंडरसन हेजल थ्योरी, ये पढ़ लेना बेटे आप, यानी कि हेंडरसन हेजल का सिद्धांत पढ़ लोगे ना। 2 क्वेश्चन हो गए मेरे पास। अच्छा मेरे पास फोटो केमिस्ट्री आती है यूनिट 5 का नाम क्या है, फोटो केमिस्ट्री। अब यार बताओ मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, अगर आप तुमसे ये इतने भी क्वेश्चन याद नहीं हो पा रहे हैं तो समझो आप कितने पानी में हो, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन तो आप तैयार कर ही लो, और जो मैं बता रहा हूँ ना कि ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चन को तो आप पढ़ लो, जो बच्चे नए हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है अब तक, जो बता रहा हूँ ना कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो आप, ठीक है, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कभी सोचेगा यार पूरी बुक रिपीट मार दें बढ़िया करके, ठीक है। चलो साहब हेंडरसन हेजल थ्योरी ये पढ़ लेना, बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें यार एक और आता है इसमें, डिवाई हकल ऑन सागर थ्योरी, एक ये भी आता है इसमें, पर इतना मोस्टली नहीं है इसलिए मैंने छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 12वां क्वेश्चन, यानी कि 12वां क्वेश्चन मेरे पास आता है फोटो केमिस्ट्री से, ग्रोथस ड्रेपर रो, यानी कि ग्रोथस ड्रेपर लो, ये मैंने पढ़ा रखा है, आप डालना हेडिंग ग्रोथस ड्रेपर लो, मतलब आप यूट्यूब में सर्च बार में जाना और डाल देना ग्रोथस ड्रेपर लो बाई साने सर, आ जाएगा अपना आप, ठीक है, ये पढ़ लेना चीज़ को भी। तो 12वां क्वेश्चन मेरे पास फोटो केमिस्ट्री का है, ग्रोथस, ठीक है सर, ग्रोथस, ओके सर, ग्रोथस ड्रेपर, कितने शानदार नाम है, अरे सर जितने शानदार नाम है क्या इनके शानदार काम भी हैं, अरे यार ग्रोथस ड्रेपर लो, कुछ है ये भैया, कुछ भी ना, ये नन्हे मुन्ने बच्चों वाले क्वेश्चन है, ये ऐसे हो जाएंगे, ऐसी हवा में। ये 12वां 13वां क्वेश्चन बताओ जरा सर, फोटो केमिस्ट्री का ये, स्टार्क आइंस्टीन, स्टार्क, ठीक है, स्टार्क, सही लिखा है मैंने, स्टार्क गलत हो गया ना, चलो एक बार और देखते हैं लिख के, स्टार्क आप सही लिखा गया ये, ठीक है, स्टार्क आइंस्टीन, ठीक है बेटा, स्टार्क आइंस्टीन
ठीक है, स्टार्क आइंस्टीन्स लॉ, ठीक है, ये पढ़ लेना। अच्छा एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं इसी का, छोटा सा बच्चों वाला क्वेश्चन है बेटे, ध्यान देना। ग्रोथर्स ड्रिपल लॉ पढ़ो, स्टार्क आइंस्टीन लॉ पढ़ो, और एक छोटा सा क्वेश्चन और मैं इसी का लूँगा, जेबलांस्की डायग्राम। ये तीनों के तीनों टॉपिक मैंने प्लेलिस्ट में जाना बीएससी थर्ड ईयर की, वहाँ जाके आप खोल के इनको पढ़ लेना, ठीक है। जेबलांस्की डायग्राम, जेबलांस्की, ठीक है बेटे, जेबलांस्की डायग्राम, ठीक है, डायाफ्राम नहीं डायग्राम। भैया ये क्वेश्चन आप रट लो, ये 2024 वाले पेपर में हमारा फंस गया, ठीक है, इसे रोक नहीं सकता कोई भी। जेबलांस्की डायग्राम को भले ही साला स्टार्क आइंस्टीन लॉ ना आए, ग्रोथर्स ड्रिपल लॉ ना आए, लेकिन जेबलांस्की डायग्राम की मेरी गारंटी है ये पेपर में आपको रखवा मिलेगा। जेबलांस्की डायग्राम थोड़ा से बड़े हैं, दिमाग जरूर घूमेगा, लेकिन पेपर में ये पक्का फंसा हुआ मिलेगा तुम्हें। और ये पढ़ लेना ग्रोथर्स ड्रिपल लॉ, ठीक है, फोटो केमिस्ट्री में। और बाकी कोई थ्योरी छोटी मोटी आई ना तो उसे तो यार आप खुद भी लिख दोगे फोटो केमिस्ट्री के अंतर्गत। आपने आइंस्टीन, आपने 12th क्लास में प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ रखा है, ठीक है, और वहीं से अगर कोई छोटा मोटा क्वेश्चन पूछेगा तो वहीं से निकालेगा वो, उसके अलावा जो है क्वेश्चन नहीं पूछेगा कुछ भी, ठीक है। तो जेबलांस्की डायग्राम यार छोड़ ला मत बिल्कुल भी, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि इनको मत पढ़ना, कभी सोचोगे ना पढ़ूँ, ये मैं गेस कर रहा हूँ, कभी सोचोगे यार मैंने पेपर बनाया हो। पर हाँ इतना मुझे पता है कि जितने क्वेश्चन मैंने बता दिए आपको कि ये क्वेश्चन पेपर में आएंगे, वो ना आए तो मुझे बता देना कि सर इनमें से यार ये क्वेश्चन जो बताया था आपने नहीं आया, ठीक है, इतनी मैं गारंटी ले रहा हूँ। चलिए साहब 15वां क्वेश्चन फोटो केमिस्ट्री खत्म करते हैं। और मेरे पास कितनी यूनिट हो गई, मेरे पास 5 यूनिट, 6 यूनिट मेरे पास आती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रखी है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखो बेटे राउल्ट का नियम सबसे मोस्टली है, इस राउल्ट के नियम पे और हेनरी के नियम पे फोर्स करना आप ठीक से, RAULT। यार इसमें ओ भी बन सकता है, थोड़ी बहुत मेरी इंग्लिश में थोड़ा हैड टाइट है तो आप देख लेना राउल्ट की स्पेलिंग में एक बार, तो RAOULT शायद होता होगा, तो राउल्ट, ठीक है, राउल्ट्स लॉ पढ़ लो, ठीक है बेटा, ये पढ़ो राउल्ट्स लॉ, ठीक है। 15वां मेरे पास कितना है, राउल्ट लॉ, ठीक है, राउल्ट लॉ पढ़ लिया आपने, ठीक है, बहुत ज़रूरी है राउल्ट का नियम। अच्छा देखो एक क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है, वैसे तो राउल्ट का नियम आता है, एक राउल्ट का नियम पूछ लेता है, हेनरी का नियम पूछ लेता है, हेनरी का नियम भी कभी कभार पूछता है, लेकिन राउल्ट का नियम पता कर लेता आपसे, ठीक है। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन नहीं पूछता कभी आपसे, ठीक है। क्वेश्चन क्या था यार, मैं क्वेश्चन भूल गया, मेरा जो क्वेश्चन था, एक सेकंड, जो मेरे 16वां क्वेश्चन लिया है यहाँ, इसी चैप्टर से लिया है मैंने ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। तो राउल्ट्स लॉ हो गया मेरे पास, थर्मोडायनेमिक्स डेरिवेशन, ध्यान देना बेटा, थर्मोडायनेमिक्स डेरिवेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन मोलिकुलर वेट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, पता है ना आपको, यानी कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पता है, यानी कि हिंदी में कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और मोलिकुलर आणविक भार, ठीक है। इन तीनों में आपको रिलेशन करना है थर्मोडायनेमिकली, ठीक है। यानी कि मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, बड़ा क्वेश्चन होने, बड़ा टॉपिक होने वाला, शॉर्ट में लिखूंगा मैं, थर्मोडायनेमिक्स, ध्यान देना, चलो मैं लिख दे रहा हूँ यार, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है बेटे, थर्मोडायनेमिक्स डेरिवेशन, ठीक है, डेरिवेशन, थर्मोडायनेमिक्स डेरिवेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन, ओके सर, ओके, मजा आने वाला सर, बिटवीन मोलिकुलर वेट, WEIGHT, मोलिकुलर वेट। और एक बात और मेरे बेटे, डेल्टा टीवी, ठीक है, डेल्टा टीवी, एज यू नो, जानते हैं ना डेल्टा टीवी, एलिवेशन ऑफ, यानी कि क्वथना, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान देना, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बिफोर बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, एंड डेल्टा टीवी, ये मैंने इंग्लिश में ना लिख के, यानी कि मैं अगर चाहता तो लिख देता इसको, मैं लिख देता डिप्रेशन ऑफ, यानी कि लॉरिंग बोल सकते हो या डिप्रेशन बोल सकते हो, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट तो शो करते हैं डेल्टा टीवी से, और क्वथनांक के उन्नयन को शो करते हैं हम डेल्टा टीवी से, और फ्रीजिंग पॉइंट को हम शो करते हैं यहाँ बी की जगह मेरे पास क्या आएगा, एफ आ जाएगा यहाँ, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, एफ आ जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बढ़िया का तैयारी करो। तो ध्यान देना, यह है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और यह है फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, लाइन पे फोकस करें ठीक से। तो मोलिकुलर वेट, डेल्टा टीवी और डेल्टा टीएफ में रिलेशन प्रूफ करना है आपको थर्मोडायनेमिक के अनुसार, ठीक है, कर दोगे ना पक्का।
चलो साहब 18वां क्वेश्चन यानी कि 17वां क्वेश्चन मेरे पास आता है बेटे यूनिट, बस 2 ही क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये यूनिट 6 के। यूनिट 7 जो है हमारी बड़ी स्पेशल यूनिट है बेटे। यूनिट 7 यूनिट का जो हमारा नाम है वो है सरफेस केमिस्ट्री। अब सरफेस केमिस्ट्री तो मैं बता दूं, मैं 12th क्लास में आपने क्या क्या पढ़ रखा, जरा बताओ बेटे 12th क्लास में आपने क्या क्या पढ़ रखा, मुझे जरा बताओ। आपने सरफेस केमिस्ट्री में 12th क्लास में पढ़ा है एडजोर्प्शन पढ़ा यानी कि अधिशोषण पढ़ा है, अवशोषण पढ़ा है, शोषण पढ़ा है, विशोषण पढ़ा है। आपने फ्रेंडलिच एंड लैंगम्यूर, ठीक है, अवशोषण समतापी समीकरण पढ़ा है। अच्छा नहीं पढ़ा, जरा मुझे बताओ। आपने ना अब क्या बोलते हैं उसको हम लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड पढ़े हैं आपने, टिंडल इफेक्ट पढ़ा है आपने, हार्डी सुल्जे नियम पढ़ा आपने, कोगुलेशन मतलब स्कंदन पढ़ा है आपने, सब कुछ पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ और इसी का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। टिंडल इफेक्ट मैं मोस्ट में लूंगा नहीं क्योंकि आपने पढ़ रखा, आप लिखे होगे, पता है वो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, और वो ऐसे क्वेश्चन बीएससी में देगा भी नहीं जो हाई स्कूल में आते हो 12th क्लास में आता हूँ, दे दिया तो भैया आपसे बढ़कर बादशाह कोई नहीं है, ठीक है। कोगुलेशन हार्डी सुल्जे नियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में आता है लेकिन बीएससी के लेवल से लिखा जाएगा इसको, ठीक है। लायोफोबिक एंड लायोफिलिक कोलाइड जो होते हैं हमारे, लायोफोबिक एंड लायोफिलिक कोलाइड जो होते हैं हमारे नाभिक क्या बोलते हैं इसको यार हिंदी में मुझे याद नहीं, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड जो होते हैं, ये सब आपका पढ़ा हुआ है। इन दोनों में डिफरेंट पूछ सकता है आपसे, बढ़िया क्वेश्चन है बेटे डिफरेंट। जेटा पोटेंशियल क्या होता है ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। मिसेल फॉर्मेशन कभी नहीं पूछा क्योंकि लिखा होगा आप मिसेल कैसे बनता है। अरे यार बहुत ये जो चैप्टर मैं बता रहा हूं ना आपको सरफेस केमिस्ट्री, ये नंबर दिलवाने वाला चैप्टर है आपको। अगर यार ये चैप्टर आपको याद ना हो, केवल थियोरेटिकल चैप्टर है 12th क्लास का, तो यार तुमने फिर पढ़ा क्या अब तक। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 17 मैं एक मोस्टली इंपोर्टेंट टॉपिक ले रहा हूं, आपको पढ़ा दूं मैं कोगुलेशन एंड, ठीक है बेटा, हार्डी सुल्जे नियम, ठीक है बेटा, हार्डी सुल्जे नियम, ठीक है, हार्डी सुल्जे नियम। चलो साहब लो या क्या कोगुलेशन एंड हार्डी सुल्जे नियम, ठीक है बेटा, दोनों ही यानी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 17वां एक पढ़ लेना बढ़िया करके इसको। तो इस यूनिट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, मैं एक क्वेश्चन एक टॉपिक और ले रहा हूँ, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो आप, ज़्यादा बचा नहीं है मेरे पास क्योंकि यूनिट भी मेरे पास 7 हो गई है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। चलिए साहब, अच्छा बेटा 18वां जो क्वेश्चन है मेरे पास, सर वो 18वां क्वेश्चन कौन सा आप बता दो जल्दी। सर मुझे पता नहीं है इस बारे में, आप बताओगे इसी का ही। तो बेटा जरा थोड़ा ध्यान देना, डिफरेंट बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड दोनों पढ़ लेना है, ठीक है। जीटा पोटेंशियल पढ़ लेना, जीटा पोटेंशियल छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, पढ़ लोगे ना पक्का, ठीक है। 18वां क्वेश्चन है मेरे पास जीटा पोटेंशियल, ये पेपर में आ जाता है जीटा पोटेंशियल। चलिए साहब जीटा पोटेंशियल है ना, और एक मेरे पास और है, अगर इस बार कुछ पूछा पेपर में तो भैया वो यह आगा मेरे पास फ्रेंडलिच, FRAUND फ्रेंडलिच एंड लैंग्यूर, लाइन पे ध्यान देना बेटे, लैंगम्यूर, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, ओके सर, एब्जॉर्प्शन आता है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, ओके एब्जॉर्प्शन, ठीक है सर। फ्रेंडलिच एंड, ध्यान देना बेटे, फ्रेंडलिच एंड लैंगम्यूर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। आइसोथर्म्स, ओके सर, ओके आइसोथर्म्स, ठीक है बेटा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देगा। इसको हिंदी में कहते हैं फ्रेंडलिच तथा लैंगम्यूर अवशोषण, ठीक है, अवशोषण समतापी, ठीक है, यानी कि फ्रेंडलिच तथा लैंगम्यूर अवशोषण समतापी, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लेना बढ़िया करके, और इन्होंने इक्वेशन दी थी, ठीक है, फ्रेंडलिच ने x/n इक्वल टू Kp⁴1/n, ठीक है, यानी कि x/n अधिशोषक पर अधिशोषित पदार्थ की जो मात्रा होती है वो प्रेशर पे डिपेंड करती है, मिडिल टेम्परेचर पे क्या होता है, लो टेम्परेचर पे क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, ठीक है। तो ये पढ़ लेना बढ़िया करके आप, एक ये पढ़ लेना और एक लैंगम्यूर पढ़ लेना, बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और भैया एक कितने क्वेश्चन हो गए, 3 कोगुलेशन हार्डी सुल्जे नियम, ठीक है। इसका मैं एक क्वेश्चन और लिखवा दूँ, नहीं लिखवा रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसलिए मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, लेकिन आप एक क्वेश्चन मेरी तरफ से याद कर लेना यार, डिफरेंट बिटवीन लायोफोबिक कोलाइड एंड लायोफिलिक कोलाइड, पक्का याद कर लोगे ना,
सोच लो, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में फंसता है, जेटा विभव आए ना आए, लेकिन ये जो मैंने बोला ना डिफरेंट बिटवीन लायोफिलिक कोलाइड एंड लायोफोबिक कोलाइड, ये पेपर में आता है सरफेस केमिस्ट्री से। और लास्ट में मेरे पास जो यूनिट बची है बेटा 8वीं यूनिट, वो है रेडियो केमिस्ट्री। अब रेडियो केमिस्ट्री के बारे में आप क्या जानते हो भैया? रेडियो केमिस्ट्री बताओ जरा बेटा, किसने रेडियो केमिस्ट्री पढ़ रखी है भैया? है भैया पढ़ी है आपने? जल्दी बताओ, तो बताओ ज़रा, पढ़ी है ना? पढ़ी है रेडियो केमिस्ट्री? अगर नहीं पढ़ी है ना तो जो ये टॉपिक मैं लिखवा रहा हूँ ना, बस यही टॉपिक पढ़ लो 2 या 3, आपकी रेडियो केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए साहब देखते हैं बेटे 20वां टॉपिक मेरे पास क्या होगा। सर आप बताओ ज़रा क्या होगा? देखो ध्यान देना, GEIZER, ठीक है, इसको बोलते हैं बेटे गीज़र। ठीक है, गीज़र नटल, ठीक है, गीज़र नटल रूल। लाइन पे ध्यान देना। अब ये रूल बिल्कुल बच्चों वाला होता है। ये रूल हमसे कहता है, ठीक है, अगर कोई ऐसा रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिसकी आयु कम है, अगर कोई ऐसा रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिसकी आयु कम है, तो वो अधिक ऊर्जा वाला अल्फा कण बाहर निकालता है। और अगर कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ ऐसा है जिसकी आयु ज़्यादा है, तो वो कम ऊर्जा वाला अल्फा कण बाहर निकालता है। ये उद्देश्य होता है इस गीज़र नटल रूल का। ठीक है, आप पढ़ लेना बढ़िया करके, तैयारी करना सही करके। ठीक है, चलिए साहब आगे मैं 21 क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। रेडियो एक्टिव डिस्प्लेसमेंट रूल, ये आपने पढ़ा होगा बेटा। ठीक है, रेडियो एक्टिव, लाइन पे ध्यान देना बेटे, रेडियो एक्टिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, लॉ या रूल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, पढ़ लो इसको। और एक चीज़ और है, 20 क्वेश्चन रेडियो एक्टिव 6, यानी कि रेडियो धर्मी 6, इसको हिंदी में बोलते हैं रेडियो, इसको पूरा लिखो, रेडियो एक्टिव है। हाँ साहब रेडियो एक्टिव है, तो आर ये बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ भी क्या बनेगा मेरे पास? रेडियो। ठीक है, रेडियो एक्टिव डिस्प्लेसमेंट, यानी कि रेडियो एक्टिव डिस्प्लेसमेंट रूल हो गया मेरे पास। तो ये आता है बेटे रेडियो एक्टिव 6, रेडियो एक्टिव 6 मतलब डीके। लाइन पे ध्यान देना बेटे। अब इसमें भी डीके में भी मेरे पास GTK आ जाता है, VDK आ जाता है, DK आ जाता है, ये सब पढ़ लेना बढ़िया करके। ठीक है, तो इस लाइन पे फोकस करो। एक तो मेरे पास गीज़र नटल रूल बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक रेडियो एक्टिव डिस्प्लेसमेंट रूल पढ़ के जाना बढ़िया करके, और रेडियो एक्टिव डीके पढ़ लेना आप, GDK, BDK और DK। ठीक है, ये सब आपके टॉपिक दे रखे हैं, टॉपिक बाय टॉपिक, लेकिन मोस्टली इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस बार मेरे पास कौन सा है बेटे? ये वाला। ठीक है, गीज़र नटल रूल, इसको छोड़ना नहीं है, गीज़र नटल रूल को छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी छोड़ दो पर ये मत छोड़ना। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस ईयर। ठीक है, पढ़ लोगे ना इतना तो कितने क्वेश्चन हो गए? कुल 22 क्वेश्चन हो गए यार, 8 यूनिट है, 22 क्वेश्चन, और सिलेबस तुमने देखा है कितना बड़ा। अब यार 22 क्वेश्चन में से 10-12 क्वेश्चन नॉर्मली आपके पेपर में फंसेंगे, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन पढ़े हुए फंसेंगे आपके। अब वो अलग की बात है, 2-3 क्वेश्चन वो बाहर से रख दे, लेकिन मेरे ख्याल से ये इन्हीं क्वेश्चन में से आपका पेपर बन के आने वाला है इस साल। ठीक है, समझ में आए? चलिए साहब अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ नए क्वेश्चन के साथ। थैंक्स।